बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ख्वाब नसीदा एपिसोड 20 किस्त नंबर 20। सुनहरे खंडर में जब वो अच्छी तरह घूम गया और उसने अपनी तबाहकारी की निशानियां हर तरफ देख लीं, तब गुलाना के हरकारे उसके सामने आ गए। अपने महल और अपने इलाके की तबाहकारी देखकर वो अधमरा हो रहा था। ऊपर से सरदार गुलाना के हरकारों को देखकर उसके औसान बिल्कुल ही ख़ता हो गए। सरदार गुलाना के हरकारों ने उसे जंजीर में जकड़ लिया और फिर जिस तरह काले चिराग को ले जाया गया था वैसे ही राकल को ले जाया गया और उसे सरदार गुलाना के सामने ले जाकर डाल दिया गया। सरदार गुलाना ने अपने लंबे बालों पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए बोला, आओ फरेबी। सरदार, देवाह काली की कसम, मैंने कोई फरेब नहीं दिया। देख, देवाह काली की अगर झूठी कसम खाएगा तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी रकीक कर दूंगा। मैं सच कहता हूँ सरदार, मैंने तुझसे जो वादा किया था वो मैं हर कीमत में पूरा करता। मैं सूरज निकलते ही काले चिराग को लेकर यहाँ पहुँच जाता, लेकिन चाहे वफात पर लातादाद भेड़ियों ने मुझ पर हमला कर डाला। वो घसीटते हुए मुझे आगे बढ़ते चले गए। रास्ते में मैं जख्मों की ताब न लाकर होश गंवा बैठा और जब मुझे होश आया तो बहुत देर हो चुकी थी। अब सरदार, तू ही बता कि इसमें मेरा क्या कसूर है? तेरे बारे में काला चिराग सच ही कहता है कि तू बड़ा खबीस है। वाकई तूने बड़ी शानदार कहानी घड़ी है और ऊपर से दीवाह काली की झूठी कसम भी काली है। जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी वो भी पूरी हो गई। मैं सच कहता हूँ सरदार गुलाना, तू मेरा यकीन क्यों नहीं करता? चल, तू कहता है तो सच ही होगा। अब मैं क्या करूँ? तू वक्त पर नहीं पहुँचा, लिहाजा वो हो गया जो नहीं होना चाहिए था। तूने मुझे कहीं का न छोड़ा, बिल्कुल तबाह कर दिया। राकल ने कहा, तू जानता है कि काला चिराग हमारा किस कदर अहम आदमी है। तूने इसे क्या सोच कर कैद किया? बस सरदार, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। राकल आजिज़ी से बोला। माफ़ी? बस तुझे एक सूरत में माफ़ी मिल सकती है। वो क्या? तुझे बिकां से दस्तबरदार होना पड़ेगा। क्या तुझे वो पसंद आ गई है? क्या तू उससे शादी करना चाहता है? राकल की बात सुनकर सरदार गुलाना ने एक ज़ोरदार कहकार लगाया और फिर बोला, अहमक। राकल ने उसे न समझ में आने वाली निगाहों से देखा। मैं समझा नहीं। तू समझेगा भी नहीं। मैंने तुझे अहमक यूं ही नहीं कह दिया। अरे बेवकूफ़, वो काले चिराग की मोहब्बत है, इसलिए तुझे बिकां को उसके हक़ में दस्तबरदार होना पड़ेगा। ये जुल्म है। अच्छा, ये जुल्म है। और तुम्हारी बहन ने जो औलाद आदम की ज़िंदगी हराम कर रखी है वो जुल्म नहीं है क्या? मैं नहीं जानता। उसने राह फ़रार अख्तियार की, लेकिन मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मैंने एक फ़ैसला किया है। क्या? राकल ने डरते डरते पूछा। सरदार गुलाना ने जब अपना फैसला सुनाया तो राकल पर सख्ता तारी हो गया। वो चीख कर बोला, नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता। सरदार गुलाना ने कदरे गुस्से से कहा, और तू कौन है एतराज़ करने वाला? मैं तेरे इस फैसले को मानूं या ना मानूं, लेकिन बिकां किसी कीमत पर राज़ी नहीं होगी। वो तो उसकी शक्ल देखने की रुदार नहीं। राकल ने कहा, अच्छा ऐसी बात है, जाओ बिकां को बुला के ले आओ। उसका इशारा पाकर दो खादमाएँ तेज़ी से बाहर निकल गईं और आनन फानन उसे कलाई से पकड़ कर ले आए। बिकां अपने भाई को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा तो उसे शदीद सदमा हुआ। राकल ने जब अपनी बहन बिकां को खादमाओं के साथ अंदर आते देखा तो उसे भी शदीद गुस्सा आया। सरदार गुलाना की खादमाओं, बिकां का हाथ छोड़ दो और उसे इज्जत से कुर्सी पर बिठाओ। सरदार गुलाना का हुक्म सुनते ही खादमाओं ने फ़ौरन उसके हाथ छोड़ दिए और फिर उसके सामने आधा झुककर कुर्सी पर बैठने का इशारा किया, लेकिन बिकां अपनी जगह से टस से मस्त न हुई। क्या हुआ? आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्या तुझे इज्जत रास नहीं? सरदार गुलाना ने सख्त लहजे में कहा। जिसका भाई जंजीरों में जकड़ा हुआ उसके सामने खड़ा हो, वो कुर्सी पर किस तरह बैठ सकती है? सरदार गुलाना के खादमों, राकल की जंजीरें खोल दो। सरदार गुलाना ने हुक्म दिया। इसका एतराज़ दूर कर देते हैं। गुलाना के हुक्म की फ़ौरन तामील हुई। फिर उसे भी कुर्सी पेश की गई। दो खादमाओं ने उसे सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। उसके कुर्सी पर बैठने के बाद बिकां ने भी नशिस्त संभाल ली, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी बरकरार रही। हमने एक फ़ैसला किया है। तेरी गैर मौजूदगी में तेरे भाई को अपना फ़ैसला सुना दिया है, तो उसने कहा है कि तू इस फ़ैसले को नहीं मानेगी, इसलिए तुझे तलब किया गया है कि तुझे फ़ैसला सुनाया जाए। सरदार गुलाना ने तफसील बताई। अपना फ़ैसला सुना, बिकां ने कहा। राकल, तू बता। सरदार गुलाना ने राकल की तरफ देखा। तब राकल ने कहा, सरदार गुलाना तेरी शादी काले चिराग से करना चाहता है। राकल ने बताया। तो राकल की ज़ुबान से सरदार गुलाना का फ़ैसला सुनकर बिकां के होश उड़ गए। वो फ़ौरन गुस्से में बोली, हरगिज़ नहीं हो सकता। यही बात अभी तेरे भाई ने भी की थी। अब तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो।
सरदार गौलाना ने फैसलाकुन अंदाज में कहा। मेरा फैसला सूरज की तरह अटल है। जिस तरह सूरज को हर मशरक़ से निकलना होता है, वैसे ही सरदार गौलाना की ज़ुबान से निकले हुए हर लफ्ज़ पर अमल दरामद होना होता है। आज रात 12 बजे दीवाह कारी के साहिबान तले तुझे और काले चिराग को शादी के बंधन में बांध दिया जाएगा। इतना कहकर सरदार फिर अपनी खदमाओं से मुखातिब हुआ। सरदार गौलाना की खदमाओं, बेका को अपने साथ ले जाओ और शादी की तैयारियां करो। सरदार गौलाना के दरबार में उस वक्त जितनी खदमाएँ हाजिर थीं, सब की सब बेका को लेकर अंदर गईं। बेका पर सख्ती की सी कैफियत तारी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या राह अमल अख्तियार करे। बेका के जाने के बाद सरदार गौलाना राकल से मुखातिब हुआ। अब तू बोल, तेरा क्या किया जाए? कि तू अच्छा नहीं कर रहा। वो इंसान की बच्ची कहाँ है जिसे तेरी बहन ने तेरी खिदमत में पेश किया था? सरदार गौलाना ने पूछा। उसे मैंने चाहे वफात में फेंकवा दिया था। राकल ने साफगोई से काम लिया। तेरी बहन ने उसके भाई पर कब्जा कर लिया और तूने उस गरीब को मौत से हमकिनार कर दिया, और तू मुझसे कहता है कि मैं अच्छा नहीं कर रहा। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तूने और तेरी बहन ने अब तक जो किया अच्छा किया है? सरदार गौलाना ने तंजन पूछा। राकुल उसकी बात का क्या जवाब देता? उसके पास कोई जवाब न था। उसने अपना सर झुका लिया। अब तुझे मेरा एक काम करना होगा, सरदार गौलाना बोला। हुक्म कर सरदार गौलाना। राकुल का अभी तक सर झुका हुआ था। शादी में शिरकत के बाद तुझे उस इंसान के बच्चे को सेहतयाब करना होगा। उसके बाद उसे उसकी दुनिया में छोड़कर आना होगा। मुझे मंजूर है सरदार गौलाना। ये ना समझना कि तू इस तरह राह फरार अख्तियार कर जाएगा। तुझे अपनी रूह को गिरवी रख कर जाना होगा। जब तू मेरे हुक्म पर अमल दरामद करके वापस आ जाएगा तो फिर सोचा जाएगा कि तुझे माफ़ कर दिया जाए या नहीं। मुझे ये भी मंजूर है। फिर ठीक है। सरदार गौलाना के खादमों, राकुल को इज्जत के साथ ले जाओ। उसे बड़े मेहमान का दर्जा दो। सरदार गौलाना के कुछ कदम आगे बढ़े और राकुल को एहतराम के साथ मेहमान खाने की तरफ ले गए। राकुल के जाने के बाद दरबार में हाजिर खादमों को सरदार गौलाना ने जाने का इशारा किया। जब दरबार बर्खास्त हो गया और सरदार गौलाना तन्हा रह गया तो उसने 3 बार ताली बजाई। ताली की आवाज़ सुनकर वो सतून की आड़ से निकला और मुस्कुराता हुआ सरदार गौलाना के सामने आ खड़ा हुआ। सरदार गौलाना ने उसे अपने करीब ही मसंद पर बिठा लिया। साथ बैठने का एहसास सिर्फ उसी को हासिल था। वो सरदार गौलाना का दिमाग था, उसका दस्ते राज था, उसका अय्याज था, वो काला चिराग था। ले चिराग, तुझे बेकाम मुबारक हो। आज की रात वो तेरी हो जाएगी। सरदार गौलाना ने मुस्कुरा कर कहा। मैं तेरा गुलाम, तेरा शुक्रगुजार हूँ। काले चिराग ने बहुत मुअद्दबाना लहजे में कहा। एक बात बता, मैंने जो किया ठीक किया? मोहसिन राव को मैं खुद उसकी दुनिया में छोड़कर आना चाहता हूँ। काले चिराग ने सरदार की बात सुनकर ख्वाहिश जाहिर की। तेरा क्या ख्याल है कि राकुल की रूह गिरवी होने के बावजूद वो मेरा साथ धोखा करेगा? उसने मोहसिन की बहन को चाहे वफात में फेंकवा दिया है। इस बात की क्या ज़मानत होगी कि उसे वाकई उसकी दुनिया तक छोड़ आएगा? अगर उसने रास्ते में हाथ दिखाया तो फिर क्या होगा? हाँ, ये बात भी तू ठीक कहता है। उस खबीस का कोई भरोसा नहीं। यूँ भी उस अय्यार का ज़िंदा रहना ठीक नहीं। फिर तेरा क्या ख्याल है, रकीक कर दिया जाए? सरदार गौलाना ने ख्याल जाहिर किया। हाँ, यही मुनासिब है। काले चिराग ने फ़ौरन तायद की। अगर ये ज़िंदा रहा तो बेका को बहकाता रहेगा। मेरी जान का दुश्मन तो पहले ही था, अब तू भी उसकी फहरिस्त में आ गया है। इसलिए बेहतर यही है कि उस नाक के फन उठाने से पहले ही उसका सर कुचल दिया जाए। माफ़ी की सूरत में कुछ अरसे के बाद वो फिर सर उठाएगा। ऐसा ही होगा, सरदार गौलाना ने उसे तसल्ली दी। लेकिन तू जानता है कि उसे रकीक करने के लिए दीवाह काली से इजाज़त लेना होगी। मैं समझता हूँ कि ये इजाज़त बआसानी मिल जाएगी क्योंकि उसके जराइम की फहरस्त खासी तवील है। काले चिराग ने कहा। ठीक है, अब तू बेफिक्र हो जा। मैं दीवाह काली के दरबार जाकर इजाज़तनामा ले आऊँगा। तो जब तक दिलरुबा के साथ जश्न मना। मैं तेरा गुलाम, तेरा शुक्रगुजार हूँ। काले चिराग ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। कुछ देर आराम कर ले। काला चिराग जब सोकर उठा तो सूरज ढल रहा था। साए फैल रहे थे। दीवाह काली के साहिबान वाले मैदान में लोग जमा होना शुरू हो गए थे। दीवाह काली का साहिबान भी अजीब चीज़ था। 4 सतून खड़े थे। उन सतूनों पर ना कोई छत थी और ना साहिबान नाम की कोई चीज़। चारों सतूनों के दरमियान एक छोटा सा हौज़ था। उस हौज़ में पानी न था, आग भरी हुई थी। उस हौज़ की आग आज तक न बुझी थी। बस उसी मकाम का नाम दीवाह काली का साहिबान था। अंधेरा फैलती उस हौज़ की आग से बेशुमार मशलें रोशन की गईं और उन्हें मैदान में उसी जगह गाड़ दिया गया। इस तरह शादी की तकरीब का आगाज़ हुआ। जब अंधेरा खूब गहरा हुआ तो रक़्स ज़ंजीरी शुरू हुआ, जिसमें लोहे की ज़ंजीरें पहनी हुई कदावर खूबसूरत औरतें मैदान में उतरीं और उन्होंने ज़ंजीरों को एक दूसरे से टकरा कर रक़्स ज़ंजीरी का आगाज़ किया। एक ख़ास अंदाज में उठते कदम, ज़ंजीरों की झंकार और कदावर खूबसूरत औरतों का रक़्स देखने वालों को मसहूर कर रहा था। जब एक ग्रुप रक़्स करते हुए थक जाता तो उसकी जगह नया ग्रुप ले लेता।
14वीं का चांद जब पूरी आबोताब के साथ आसमान की पेशानी पर झूमर बनकर जगमगाने लगा और 12 बजे का अमल करीब आया तो सरदार गौलाना ने एक मशल उठाकर दूल्हा दुल्हन को दिवाह काली के साहिबान में लाने का इशारा किया। कुछ देर के बाद जब सरदार गौलाना की नज़र दिवाह काली के साहिबान की तरफ उठी तो ये देखकर परेशान हो गया कि वहाँ सिर्फ काला चिराग था। ये बड़ी बदशगुनी की बात थी। दिवाह काली के साहिबान में दूल्हा दुल्हन साथ जाकर खड़े होते थे। या आखिर बिका कहाँ रह गई? सरदार गौलाना अपनी निशस्त से उठा तो उसे उठता देखकर रक्स करने वाली औरतें ठहर गईं। उन्होंने भी काले चिराग को दिवाह काली के साहिबान में तनहा खड़ा देख लिया था। मैदान में रक्स रुकते ही सन्नाटा छा गया। जल्दी जल्दी मशलें बुझाई जाने लगी। मशलों की रोशनी कम हो गई, सिर्फ चांद की रोशनी रह गई। सरदार गौलाना तेज़ तेज़ कदम चलता दिवाह काली के साहिबान के पास पहुंचा। काले चिराग का चेहरा हौज में जलती आग की वजह से लाल हो रहा था। उसके चेहरे पर गम के बादल छाए हुए थे। तू अकेला क्यों है? सरदार गौलाना ने दरियाफ्त किया। वह चली गई, मेरी बेकां चली गई। क्या कहता है? सरदार गौलाना के इलाके से कोई कैसे फरार हो सकता है? ये बात तो अच्छी तरह जानता है। सरदार गौलाना, तेरा गुलाम सब जानता है। वो फरार नहीं हुई। काश काश वो फरार हो जाती। पर क्या हुआ? सरदार गौलाना ने पूछा। वो रकीक हो गई। काले चिराग ने दर्दनाक खबर सुनाई। दिवाह काली की कसम, उसने बेवकूफ़ी की। सरदार गौलाना ये बात सुनकर परेशान हो गया। काले चिराग ने कहा, उसे मेरी सूरत से भी नफरत थी। वो भला मुझसे शादी क्यों कर लेती? ये मेरी भूल थी। मेरे साथ था, मुझे दिखा। कहाँ है वो? काला चिराग सरदार गौलाना को लेकर उस कमरे में पहुंचा जहां बेका रकीक हुई पड़ी थी। बेका का रूसी जोड़ा मसेरी की एक जानब पड़ा था और दरमियान में गहरे सुर्ख रंग का सयाल था। ये सयाल बिल्कुल पारे की तरह था। अगर सयाल को मुट्ठी में भरे तो मुट्ठी में कुछ न रहे और हाथ में भी हो। बेका ने अपनी जान अपने हाथों से ले ली थी। उसने काले चिराग से शादी से बचने के लिए खुदकुशी कर ली थी। काला चिराग बेहद उदास था। अगर उसे ये मालूम होता कि वो इस कदर नफरत करती है कि रकीक होने का कर्ब तो झेल लेगी लेकिन उससे शादी नहीं करेगी, तो वो शादी की पेशकश को वापस ले लेता। कम से कम जिंदा रहने की सूरत में वो उसकी शक्ल तो देख सकता था। अब तो सारा खेल ही ख़त्म हो गया था। बहरहाल रस्म के मुताबिक चांदी की एक गागर मंगाई गई। काले चिराग ने उस सयाल मादे को गागर में डालकर उसके मुंह पर कपड़ा बांधा और उस गागर को अपने कंधे पर उठाकर सरदार गौलाना के महल से बाहर निकला। दिवा काली के साहिबान की तरफ बढ़ा। दिवा काली के साहिबान में पहुंचकर काले चिराग ने गागर हौज की दीवार पर रख दी और फिर उस जलते हुए हौज के गिर्द 7 चक्कर काटे। 7 चक्कर पूरे करने के बाद उसने हौज की दीवार से वो गागर उठाई और उसे एक मरतबा फिर अपने कंधे पर लाद कर चांद के रुख पर चल पड़ा। उसके पीछे 4 घुड़सवार चल रहे थे जो ज़रूरी सामान से लेस थे। काला चिराग बिखा के जस्ते सयाल को लादे उस वक्त तक चलता रहा जब तक चांद धुंधलाने नहीं लगा। जब चांदनी फीकी पड़ने लगी तो वह रेत के टीले के नज़दीक पहुंचकर रुक गया। उसको रुकता देखकर वो 4 घुड़सवार फौरन उसके नज़दीक पहुंचकर घोड़ों से उतर गए। काला चिराग एक जगह मुंतहब करके गागर अपने कंधे से उतार कर रख चुका था। उन 4 घुड़सवारों ने रेत में लोहे की लंबी मेहें गाड़ी। उन मेखों में अपने साथ लाई जंजीरें बांधी और फिर उन 4 जंजीरों के सिरे मेहों के दरमियान रखी हुई गागर की गर्दन में कस दिए। फिर वो 4 पीछे हट गए और एक कतार में सर झुकाकर खड़े हो गए। काले चिराग ने घुटनों के बल बैठकर अपनी मुट्ठी में रेत भरी और वो रेत अपने सर में डाल दी। उसने अपना हाथ पीछे किया और कहा, लाओ। उनमें से एक घुड़सवार आगे बढ़ा और एक बेलचा काले चिराग के हाथ में थमा दिया। काला चिराग बेलचा हाथ में लेकर खड़ा हो गया। फिर उसने वो बेलचा जोर से गागर पर मारा और 7 कदम पीछे हटकर खड़ा हो गया। बिका, तूने जिससे मोहब्बत की वो तुझसे नफरत करता रहा और जिसने तुझसे मोहब्बत की उससे तू नफरत करती रही और ये नफरत तुझे आज आसमानों में ले गई। तुझे क्या मिला? अब तू अच्छी तरह जान गई होगी। काश तुझे ज़िंदगी गंवाने से पहले अकल आ गई होती, तुझे सच्ची मोहब्बत की पहचान हो गई होती। मैं तुझसे आज भी मोहब्बत करता हूँ और ज़िंदगी भर इसी तरह करता रहूँगा। तू मेरे दिल में, मेरी आँखों में, मेरे ख्यालों में हमेशा ज़िंदा रहेगी। चाँद सूरज के मालिक से मैं तेरी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। ये कहते कहते उसकी आंखों से 2 आंसू टपके और रेत में जज्ब हो गए। फिर वो आगे बढ़ा और उसने गागर के नज़दीक पहुंचकर बेलचे से गागर पर रेत डाली। 7 बार रेत डालने के बाद वो पीछे हटा और बेलचा उस घुड़सवार के हाथ में दे दिया जिससे लिया था। उसके बाद वो एक तरफ सर झुकाकर खड़ा हो गया। अब वो 4 घुड़सवार आगे बढ़े। उन 4 के हाथों में बेलचे थे और वो उन बेलचों की मदद से रेत भर भर कर गागर पर डालने लगे। थोड़ी देर में जंजीरें रेत में दब गईं और रेत गागर की गर्दन तक आ गई। तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी। एक घुड़सवार ने अपना घोड़ा काले चिराग को पेश किया, उस पर सवार हो गया और फिर वो घुड़सवार जिसका घोड़ा काले चिराग के तसर्रुफ में आ गया था वो दूसरे घुड़सवार के साथ बैठ गया और वापसी का सफ़र शुरू हो गया। सूरज रोशन होने तक वो अपने इलाके में पहुँच गए। तभी उन्हें सामने से घुड़सवार बहुत तेज़ी से घोड़ा दौड़ाता हुआ नजर आया।
जब वो करीब आया तो काले चिराग ने देखा कि वह सरदार गुलाना का मुहाफ़िज़ ख़ास था और उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। क्या हुआ? काला चिराग, जल्दी चल, तुझे सरदार ने तलब किया है, वो काफ़ी देर से तेरा मुंतज़िर है। क्या तुझे उस इंतज़ार की वजह मालूम है? काले चिराग ने पूछा। हाँ, वही खबीस राकल, हरकारी ने जवाब दिया। क्या राकल ने कोई गड़बड़ की है? काले चिराग ने उसका इशारा समझते हुए तस्दीक चाही। उस खबीस ने सरदार पर हमला किया और निकल गया, हरकारी ने बताया। ओह, सरदार ज़ख्मी तो नहीं हुआ? हाथ ज़ख्मी हुए हैं, आंखें बच गईं, हरकारा फिक्रमंद लहजे में बोला। ओह, काला चिराग पहले ही क्या कम अफसरदा था। उस इत्तला ने उसे मजीद अफसरदा कर दिया। उसने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हवा के दोष पर उड़ता हुआ सरदार गुलाना के महल पहुंच गया। वो घोड़े से कूदकर तकरीबन दौड़ता हुआ सरदार गुलाना की नशिस्तगाह तक पहुंचा। काले चिराग को अंतराते देखकर सरदार गुलाना ने हाथ के इशारे से खादमाओं और खादमों को चले जाने का इशारा किया। वह एक ऊंची कुर्सी पर बैठा था और काले चिराग को देखकर मुस्कुरा रहा था। परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बिलाखिर वो अपनी खबासत दिखाने से बाज नहीं आया। सरदार की बात सुनकर काला चिराग बोला, लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? तेरे जाने के बाद मैंने बेकां के रकीक होने की इत्तला उस तक भेजी तो वह कमरे में नहीं था। उसके कमरे से गायब होने की इत्तला पर मैं परेशान हो गया। मैं ये देखने के लिए कि मामला क्या है अपने कमरे से निकलकर बाहर आया तो वह मेरी ताक में था। बस वो अचानक ही मुझ पर हमलावर हुआ। उसके हमलावर होते ही अचानक मेरी नज़र उस पर पड़ गई और मेरे हाथ आंखों पर चले गए। मेरी आंखें बच गईं, अलबत्ता हाथ ज़ख्मी हो गए। खैर, कोई बात नहीं, वो बचकर कहाँ जाएगा। बहुत हो गई, अब हमें दिवाह काली के दरबार में जाना होगा। पहले उसे सुनहरे खंडर में तलाश न कर लें? काले चिराग ने तजवीज़ पेश की। अव्वल तो वो वहाँ जाएगा नहीं, अगर गया भी तो उसका हाथ आना मुश्किल होगा। सरदार गुलाना ने कुछ सोचते हुए कहा। क्या पता हाथ आ ही जाए, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। हाथ अगर ना भी आया तो कम से कम उसके बारे में ये अंदाज़ा तो हो जाएगा कि वो वहीं है। दिवाह काली को बताने में आसानी रहेगी। काला चिराग बोला। तूने दिवाह काली को क्या समझा है? सरदार गुलाना ने उसीले लहजे में कहा। मैं तेरा गुलाम, मेरा ये मकसद न था। काला चिराग ने फ़ौरन सर झुका लिया। अब तो इन बातों को छोड़, दिवाह काली के दरबार में चलने की तैयारी कर, सरदार गुलाना ने हुक्म दिया। आज ही जाना है? काला चिराग ने दरियाफ्त किया। हाँ, मगर तेरे हाथ ज़ख्मी हैं, तशवीश भरे लहजे में कहा गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? सरदार गुलाना ने कहा, फिर कुछ सोच कर बोला। ये ज़ख्मी हाथ गवाही के काम आएंगे। तो ठीक कहता है, मैं फिर जाने के लिए सवारी का इंतज़ाम करवाता हूँ। ये कहकर काला चिराग नशिस्तगाह से बाहर निकल गया। थोड़ी देर बाद वो तेज़ रफ्तार ऊँटों पर सवार दिवाह काली के आतिशकदी की तरफ उड़े चले जा रहे थे। उड़ा तो वो भी चला जा रहा था, लेकिन उसका रुख सुनहरे खंडर की तरफ न था। वो सहरा की तरफ जा रहा था जहाँ मोहसिन राव की झोंपड़ी थी। उधर काला चिराग और सरदार गुलाना दिवाह काली के दरबार में पहुँचे तो उधर राकल मोहसिन राव की झोंपड़ी की छत पर आ बैठा। मोहसिन राव अपनी झोंपड़ी में महवे ख्वाब था। उसके पास काम ही क्या था, खाना और सो जाना। उस वक्त भी वो खाना खाकर सोया हुआ था। अचानक उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई बाहरी परिंदा उसके सीने पर आ बैठा है। वो हड़बड़ा कर उठ गया। उसने झोंपड़ी में चारों तरफ देखा, कहीं कोई परिंदा न था। शायद वो ख्वाब देख रहा था। वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी झोंपड़ी से बाहर निकल आया। जब से उसके मुहाफ़िज़ मरे थे तब से मोहसिन राव को बाहर निकलने में कोई दिक्कत न थी। ये आज़ादी मिली अभी हुई कितने दिन थे। वो सोच रहा था कि ज़रा उसकी सेहत बहाल हो जाए तो वो फिर यहाँ से जाने के बारे में सोचेगा। बाहर निकलकर उसने सामने दूर तक नज़र दौड़ाई। कुछ न था, बस रेत के बगोले रकसां थे। मोहसिन राव के झोंपड़ी के पीछे जाते ही उल्लू नीचे उतरा और झट से दरवाजे में दाखिल हो गया। मोहसिन झोंपड़ी का चक्कर काट कर वापस आया। उसे प्यास महसूस हो रही थी। जब वो झोंपड़ी के दरवाजे में दाखिल होकर सीधा खड़ा हुआ तो राकल को अपने सामने देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो बुरी तरह हाँप रहा था, जैसे कहीं बहुत दूर से दौड़ता हुआ आया हो। राकल, तू? मोहसिन राव ने हैरान होकर कहा। तो उस वक्त कहाँ गायब हो गया था? गायब होना और हाजिर हो जाना हमारे लिए कोई मसला नहीं है। मैं अब तुझसे आखिरी मुलाकात करने आया हूँ। क्यों आखिर? मोहसिन राव ने कहा। मोहसिन, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। मैं जानता हूँ कि किसी भी वक्त मेरा बुलावा आ सकता है। मैं जानता हूँ कि सरदार गुलाना अब तक दिवाह काली के दरबार में पहुँच चुका होगा। मैंने जो किया है उसकी सज़ा बहरहाल मुझे भुगतना होगी। मुझे हर कीमत पर रकीक होना होगा। मैं नहीं जानता तू क्या कह रहा है। मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ, तू बस सुनता जा। राकल ने गहरे गहरे सांस लेते हुए कहा। तूने इस दिन पूछा था ना कि तेरी बहन तानिया कहाँ है। जवाब में मैंने तुझे गोल मोल सा जवाब दिया था कि वो गुम हो गई है। हाँ, मुझे याद है, तूने यही कहा था और इससे पहले कि मैं मज़ीद बहस करता तो गायब हो गया था। मोहसिन, एक बात बता, बेकां तेरे लिए क्या है? बेकां? वो तो मेरे लिए आग है जो मुझे जलाती है। वो दो-धारी तलवार है जो मेरे वजूद को लहूलुहान करती है। मोहसिन, तेरी आग अपनी ही आग में जल मरी। तेज़ धारी तलवार थी ना,
खुद को लहूलुहान कर बैठी। राकल ने अजीब अंदाज अख्तियार किया। मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रहा है। नहीं जानता तो जान, तेरी बिका रकीक हो गई। उसने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी कर ली? वो भी बिका ने? अरे ये क्या हो गया? उसकी हालत अजीब हो गई। उसे अपनी समात पर यकीन ना आया। दूसरों को मारने वाली क्या खुद भी मर सकती है? ये कैसी खबर है? उसकी समझ में ना आया कि वो खुश हो या रंजीदा हो जाए। उसका जहन एकदम खाली हो गया। दिल हर जज्बे से आरी हो गया। वो खाली खाली निगाहों से राकल को देखने लगा। हाँ मोहसिन, मेरी बिका मर गई, तेरी बिका मर गई। राकल पर दिक्कत आ रही थी। ये बहुत बुरा हुआ, ये शायद बहुत अच्छा हुआ, मोहसिन राव ने खोए हुए लहजे में कहा। ये बहुत बुरा हुआ है मोहसिन, और ये सब उस चमगादड़ के बच्चे की वजह से हुआ है। कौन चमगादड़ का बच्चा? मैं समझा नहीं। वही काला चिराग। मेरी बिका की काले चिराग के साथ ज़बरदस्ती शादी की जा रही थी। वो ये दुख बर्दाश्त न कर सकी। उसने रकीक होना मंजूर कर लिया, लेकिन उसकी होना मंजूर न किया। मोहसिन, असल में वो तेरी थी, तेरे सिवा उसे कुछ सूझता ही न था। वो बड़ी मेहनत से एक अमल कर रही थी। उसके बाद तो हमेशा के लिए उसका हो जाता। वो तुझ पर मरती थी, मिला आखिर वो तुझ पर कुर्बान हो गई। मोहसिन, अब तो आज़ाद है, जा अपनी दुनिया में लौट जा। मेरे पास वक्त कम है, मुझसे कोई सवाल न कर। जा, बाहर तेरे लिए सवारी मौजूद है, उस पर बैठ। ये तुझे धुएं की दीवार पार करा देगी। धुएं के उस पार तेरी दुनिया है। चल उठ, जल्दी कर। दिवाह काली के दरबार में कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बस किसी पल मुझे मौत का पैगाम दिया जाने वाला है। जा मोहसिन जा, दिवाह काली तेरी हिफाजत करे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तेरी बहन तानिया को चाहे वफात में फेंकवा दिया था, उसने मेरी बात नहीं मानी थी। मैं उसके शहर में मुब्तला था। आह, बुलावा आन पहुंचा। मैं अब जाता हूँ, जा। वो बोलते बोलते एकदम खामोश हो गया। फिर जो कुछ हुआ चश्मे ज़दन में हुआ। वो एकदम सिमटा और पार फड़फड़ाता हुआ दरवाजे से निकल गया। मोहसिन जल्दी से बाहर निकला। उसने दूर तक आसमान पर देखा, लेकिन कहीं कुछ दिखाई न दिया। झोंपड़ी से कुछ फासले पर एक सजी सजाई ऊँटनी बैठी हुई जगाली में मसरूफ़ थी। इसका मतलब था कि वो जो कह रहा था कर गया था। मोहसिन ने अब वक्त ज़ाया करना मुनासिब न समझा। उसने जल्दी जल्दी अपनी ज़रूरी चीज़ें समेटी और उस ऊँटनी पर सवार हो गया। ऊँटनी उसकी बैठती उठी और हवा से बातें करने लगी। उधर मोहसिन झोंपड़ी से निकलकर ऊँटनी में सवार हुआ था और दूसरी जानिब राकल को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो खुद न उड़ रहा हो, बल्कि उसे कोई ज़बरदस्ती उड़ाए लिए जा रहा हो। उसकी समाज से मुसलसल दिवाह काली की पुरहैबत आवाज़ टकरा रही थी। राकल आ, राकल आओ। उसकी आवाज़ को सुनते सुनते उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके बाजू पकड़कर उसे किसी छोटे से दरवाजे में धकेल दिया हो, और फिर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। काला बादल आ गया। दिवाह काली, तेरी कसम, राकल आ गया है। एक ऊंचे कद का शख्स दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। हाथ में कोई चीज़ लटकती थी जो काली चादर से ढकी थी। इसे डर लिया। एक पुरहैबत आवाज़ आई। उस शोले में एक शबीह लहराई थी और ये आवाज़ भी वहीं से आई थी। ये दिवाह काली का दरबार था। एक बहुत बड़ा हॉल जिसमें बेशुमार सतून थे। हर सतून के साथ एक दासी खड़ी हुई थी। सामने एक बहुत बड़ा स्टेज था। उस स्टेज पर एक 12 फुट ऊंची और 3 फुट चौड़ी एक शम्मा नस्ब थी। ये शम्मा सारी की सारी सोने की बनी हुई थी। ये शम्मा रोशन थी और शम्मा की लो भी खासी बड़ी थी। उस शोले में शबीह दिखाई देती थी और उस शोले से पुरहैबत आवाज़ आती थी। ये दिवाह काली था। सरदार गुलाना और काला चिराग संगे मरमर के फर्श पर आलती पालती मारे बैठे थे। ये पूरा हाल, इसकी दीवारें, उसके तमाम सतून संगे मरमर के बने थे। उस दरबार का अपना एक हुस्न था जिसे देखकर आदमी मशहूर सा हो जाता था। दिवाह काली का हुक्म सुनकर वो दराज का शख्स आगे बढ़ा और उसने काली चादर से ढकी चीज़ को एक छोटे से संगे मरमर के चबूतरे पर रख दिया। चादर हटा, सबको उसका चेहरा दिखा। शम्मा की लो में फिर हरकत हुई। वो ज़रा सा लहराई, उसमें एक शबीह दिखाई दी और साथ ही पुरहैबत आवाज़ आई। दिवाह काली के हुक्म की तामील में उस दराज का गुलाम ने उस शेर से एकदम चादर हटा दी। वो एक पिंजरा था, पिंजरे में एक उल्लू बंद था। उस दराज का शख्स ने काली चादर अपने सर पर साफे की तरफ बांधी और उल्टे कदमों वापस हो गया। अब हाल में सरदार गुलाना, काला चिराग और दासियों के सिवा कोई न रहा। सरदार गुलाना और काला चिराग की नज़रें शम्मा की लो पर थीं। पिंजरे में बंद उल्लू एक टांग पर साकत खड़ा था। राकल, क्या तू जानता है कि तूने और तेरी बहन ने क्या हंगामे खड़े कर रखे हैं? दिवाह काली की पुरहैबत आवाज़ सुनाई दी। साथ ही शम्मा की लो लहराई। खैर, यहाँ बेका का क्या जिक्र। वो खुद अपने हाथों अपनी ज़िंदगी गंवा बैठी है। उसने अपने किए की खुद ही सज़ा पा ली। मगर अब तू बता, तेरे जनाम की फहरिस्त भी कुछ कम नहीं है। तेरे साथ क्या किया जाए? तू इन दोनों को तो देख ही रहा है। ये दोनों तेरे बारे में मुझे बहुत कुछ बता चुके हैं। इनके बयान करदा जराइम की रोशनी में अब तुझे सज़ा भुगतना होगी। क्या तू इसके लिए तैयार है? तैयार अगर नहीं भी होगा तब भी कोई बात नहीं। मैं तेरी अदम मौजूदगी में भी अपना फैसला सादर कर चुका हूँ। अब तुझे रकीक होना होगा। दिवाह काली, तेरी कसम, मैंने जो कुछ किया है से अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तेरे बनाए हुए कानून को तोड़ा है। मेरे जराइम की फहरिस्त खासी तवील है। मुझे हर सूरत रकीक होना होगा।
मैं इसके लिए तैयार हूँ। ये कहकर उसने पिंजरे में पैर फड़फड़ाए। तो खुद रकीक होना पसंद करेगा या तुझे रकीक किया जाए? दीवाह काली की आवाज़ गूंजी। खुद रकीक होना मेरे बस का नहीं, राकल की आवाज़ मुश्किल से निकल रही थी। ठीक है, दीवाह काली ने कहा। तुम दोनों में से कोई ये काम करना चाहेगा? नहीं दीवाह काली, सरदार गुलाना और काला चिराग ने बैक वक्त इनकार किया। ठीक है, फिर मैं बंदोबस्त करता हूँ। ये कहकर दीवाह काली ने करीब खड़ी दासी से मुखातिब होकर कहा, इसे रकीक करने की तैयारी करो। दीवाह काली का हुक्म सुनकर वो दासी आगे बढ़ी, बावकार चाल चलती हुई पिंजरे के नज़दीक आई। पिंजरे की खिड़की खोलकर उस उल्लू को पकड़ लिया और खींचकर बाहर निकाल दिया और फिर वो उसके पर पकड़कर बड़े इत्मीनान से चलती हुई दीवाह काली के सामने आई। उसने झुककर दीवाह काली को ताज़ीम दी और सीढ़ियाँ चढ़कर शमा के नज़दीक पहुँच गई। इस खबीस को नीचे रख दे, दीवाह काली ने हुक्म दिया। दासी ने चट चट करके राकल के दोनों बाजू तोड़ दिए और उसे शमा के नीचे रख दिया। वो खुद फौरन ही पीछे हट गई। शमा ज़रा सी तिरछी हुई, एकदम बहुत सारा मोम जैसा सयाल उस उल्लू पर गिरा। वह सयाल देखते ही देखते जम गया और उसने सफ़ेद रंगत इख्तियार कर ली। ऐसा लगता था जैसे वो उल्लू बर्फ़ का बना हो। उठा ले इस खबीस को, दीवाह काली की आवाज़ गूंजी। दासी ने झुककर दोनों हाथों से उसे उठा लिया और सीढ़ियाँ उतरकर सरदार गुलाना और काले चिराग की तरफ बढ़ी। उसने बारी बारी उन दोनों को ये सफ़ेद उल्लू देखने को दिया। उन दोनों ने उसे अपने हाथ में लेकर अच्छी तरह देखा और फिर दासी को वापस कर दिया। उस दासी ने पिंजरा ज़मीन पर रखा और उस सफ़ेद उल्लू को चबूतरे पर रख दिया। रक्स शुरू किया जाए, दीवाह काली ने हुक्म दिया। वह दासी दीवाह काली का हुक्म सुनकर तेज़ी से दौड़ती हुई सीढ़ियों के नज़दीक आई और फिर लहराकर महवे रक्स हो गई। उसके रक्स शुरू करती ही तमाम सतूनों के साथ खड़ी दासियाँ भर्रा मारकर दीवाह काली के सामने आ गईं। वो सारी की सारी गहरे सुर्ख लिबासों में थी। उन्होंने रक्स शुरू कर दिया। सरदार गुलाना और काला चिराग के लिए नज़ारा इतना हैरानकुन था कि उनकी आंखें पलक झपकना भूल गईं। फिर उन्हें होश उस वक्त आया जब दीवाह काली की पुरहैबत आवाज़ गूंजी, बस। उस आवाज़ के साथ ही सारी दासियाँ जहाँ और जिस अंदाज में थीं ठहर गईं। फिर वो दौड़ती हुई अपनी अपनी जगहों पर पहुँच गईं। अब वो अकेली दासी रह गई जिसने राकल को पिंजरे से खींच कर निकाला था और उसने अपने हाथ ऊंचे करके एक मरतबा ताली बजाई। फिर हर दासी ने एक मरतबा ताली बजाई। जब ये ताली की आवाज़ गूंजी तो दरवाज़ा खुला और दराज का तो गुलाम अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में चांदी की गागर थी और दूसरे गुलाम के हाथ में एक मशल थी। चांदी की गागर उस मुंजमद उल्लू को हटाकर उस छोटे से चबूतरे पर रख दी गई। फिर उस उल्लू को दोनों गुलामों ने अपने हाथों में उठा लिया। दासी वो मशल लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। फिर उसने बुझी हुई मशल को हाथ ऊंचा करके शमा की लो से जलाया और तेज़ी से दौड़ती उन गुलामों के नज़दीक आई। उसने जलती हुई मशल को उस मुंजमद उल्लू के नीचे रखा। मशल का शोला इतना तेज़ था कि शोला दिखाते ही वो उल्लू पिघलने लगा और देखते ही देखते रकीक होकर नीचे रखी हुई गागर में समा गया। तब उस गागर के मुंह पर एक काला कपड़ा बांध दिया गया। इस खबीस को ले जाओ और इसकी बहन बेका के नज़दीक इसे जंजीर कर दो। दीवाह काली ने सरदार गुलाना और काले चिराग से मुखातिब होकर यह हुक्म सादर किया। हुक्म सुनते ही वो दोनों उठे। काले चिराग ने उस गागर को अपने कंधे पर रख लिया और वो दोनों दीवाह काली के आदेश करने से बाहर निकल आए। उनकी ऊँटनियाँ मौजूद थीं। वो दोनों अपनी अपनी ऊँटनियों पर सवार हो गए। गागर काले चिराग ने अपनी गोद में रखकर एक हाथ से पकड़ी और फिर दोनों खुशी खुशी उसे लेकर उस इलाके की तरफ चल दिए। दूसरी जानिब मोहसिन राव उस वक्त बहुत खुश था। उसकी ऊँटनी हवा के दोष पर उड़ी जा रही थी और मोहसिन अपनी दुनिया में पहुंच जाने के तसव्वुर से खुशी से फूला नहीं समा रहा था। फिर न जाने क्या हुआ कि बरफ़्तारी से दौड़ती ऊँटनी दौड़ते दौड़ते एकदम रुक गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक उसके पाँव पकड़ लिए हों। मोहसिन राव को एक ज़ोरदार झटका लगा और वो ऊँटनी से नीचे आ रहा। जब वो कपड़े झाड़ता हुआ उठा तो उसे अपने सामने 4 जंजीरों से बंधी एक गागर दिखाई दी। ये बड़ा हैरानकुन मंजर था। लोहे की 4 मैखें, उनसे बंधी हुई मोटी जंजीर, दरमियान में रखी गागर, उन 4 जंजीरों से बंधी हुई उसकी गर्दन, गागर के मुंह पर लिपटा हुआ काला कपड़ा और चारों तरफ लक दक सहरा, ऊंचे नीचे रेत के टीले, तेज चलती हवा। उस गागर पर काले चिराग ने अगरचे इतनी रेत डाली थी कि जंजीरें रेत में दब गई थीं और गागर की महज गर्दन नजर आ रही थी, लेकिन अब उस पर से काफ़ी रेत हट चुकी थी। शायद सहराई हवाओं ने उसकी रेत उड़ा दी थी। जंजीरें साफ नजर आ रही थीं और गागर आधी रेत में दबी हुई थी। मोहसिन राव की समझ में ना आया कि ये क्या चीज़ है। इस गागर को जंजीरों से क्यों बांधा गया है और उसके मुंह पर कपड़ा क्यों लपेटा गया है। उसने सोचा ज़रा आगे बढ़कर देखे कि उस गागर में कोई ज़बरदस्त खजाना तो नहीं छुपा हुआ। आखिर दौड़ती हुई ऊँटनी का एकदम रुक जाना क्या मानी रखता है। लगता है किस्मत उस पर मेहरबान हो गई है, वो किसी बहुत बड़े खजाने का मालिक बनने वाला है। ये सब कुछ सोचते ही उसे ऊँटनी का ख्याल आया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह सहम कर रह गया। ऊँटनी का दूर दूर तक पता न था। वो वापस पलटकर उस जगह पहुंचा। ऊँटनी के निशानात अभी तक थे, लेकिन आगे जाने का कोई निशान नजर नहीं आ रहा था। ऐसे मालूम होता था जैसे ऊँटनी को किसी ने खड़े खड़े उठा लिया हो। ऊँटनी के गायब हो जाने पर उसे शदीद सदमा हुआ। अब वो अपनी दुनिया में किस तरह पहुंचेगा। राकल ने कहा था कि ऊँटनी धुएं की दीवार पार करा देगी, इस तरह वो अपनी दुनिया में पहुंच जाएगा, इसलिए कि ये सफ़र ऊँटनी की मर्जी से कर रहा था।
उसने उसे अपनी मर्जी से किसी तरह मोड़ने की कोशिश नहीं की थी। जो जो वक्त गुजर रहा था वो इस बात पर खुश था कि उसकी दुनिया नज़दीक होती जा रही है, लेकिन ऊँटनी के उसे एक झटके से रुकने और उसके बाद उसके गायब हो जाने ने उसकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया था। अब लकदक सहरा था और वो था उड़ती हुई रेत थी। फिर वो वक्त ज़्यादा दूर न था जब मौत पर फड़फड़ाती हुई उसके सर पर मंडरा रही होगी। वो हाथ मलता हुआ फिर वापस पलटा। अब उसके सामने गागर थी, काले कपड़े से बंधी और जंजीरों में जकड़ी। क्या उसे खोलकर देखना चाहिए? आखिर इसमें है क्या? वो धीरे धीरे कदम जमाता हुआ गागर के नज़दीक पहुंच गया। काले कपड़े को इस तरह उसके मुंह पर बांधा गया था कि वो उसे आसानी से खोल सकता था। तो वो रेत पर घुटने टेक कर बैठ गया और गागर के मुंह पर बंधा कपड़ा खोलने लगा। कपड़ा खोल लेने के बाद जब उसने वो गागर के मुंह से हटाया और ये देखने के लिए आगे झुका कि उसमें किस किस्म का ख़जाना है, तो उसे एकदम पीछे हट जाना पड़ा। मगर अब देर हो चुकी थी। उसमें ख़जाने नाम की कोई चीज़ न थी। उसमें से जो चीज़ बरामद हुई उससे बचने के लिए पीछे हटना ज़रूरी था, लेकिन वो चीज़ तादाद में इतनी थी कि उसकी गिरफ्त से बचना मुमकिन न था। वो शहद की मक्खियों जैसी वो चीज़ थी और वो गागर से निकली भी शहद की मक्खी के छत्ते की तरह थी। वो सैकड़ों बल्कि हज़ारों की तादाद में थी, गहरे सुर्ख रंग की और सुनहरे परों वाली। देखते ही देखते वो मोहसिन राव के चेहरे पर छा गई, इस कदर कि उसका चेहरा गायब हो गया। उसके चेहरे पर अपनी तेज़ सुइयों जैसे डंक मार रही थी। काटने की शदीद तकलीफ से उस पर नीम गशीत तारी होने लगी और फिर कुछ ही देर में उस पर मुकम्मल गशीत तारी हो गई। उन्हें इसकी परवाह न थी कि मोहसिन राव पर उनके कांटे का क्या असर हो रहा है, वो होश में है या बेहोश है। उनका काम काटना था। वो काटे जा रही थी और वो उसके पूरे बदन पर छा चुकी थी और जो कुछ कर रही थी वो एक तरह से मौत के मुतरादिफ था। वो मक्खियाँ उसके आधे चेहरे की तरह बाकी चेहरे को भी दिमाग ज़्यादा करने पर लगी हुई थी और मोहसिन राव को नहीं मालूम था कि वो उसका क्या हशर करने पर लगी हुई है। हशर तो सरदार गुलाना और काले चिराग ने राकल का देख लिया था। उन्हें बहुत लुत्फ आया था। वो दोनों खबीज़ को मारकर बहुत खुश थे और अब दिवा काली की हिदायत के मुताबिक वो उसे जंजीर करने जा रहे थे। दिवा काली के आतिशकदे से निकलकर पहले वो अपने इलाके में पहुंचे थे जहाँ से उन्होंने गागर को जंजीर करने का बंदोबस्त किया था और वो दोनों ऊँटनियों पर सवार होकर बेकार की जंजीर की हुई गागर समेत चल पड़े थे। काले चिराग ने कहा भी था कि वो अकेला उस गागर को जंजीर कर आएगा, लेकिन सरदार नहीं माना था। वो भी साथ आ गया था और अब वो बेकार की जंजीर की हुई गागर से ज़्यादा दूर न थे। उन्हें क्या मालूम था कि वो दोनों जब यहाँ पहुँचेंगे तो यहाँ क्या देखेंगे। राकल असल में जाते जाते हाथ दिखा गया था। वह खबीस फितरत मखलूक था। वो आखिर तक खबीस ही रहा था। जगह जगह उसने अपनी खबासत के नकूश सब किए थे और मरने से पहले वो मोहसिन राव के ताबूत में आखिरी कील ठोंक गया था। मोहसिन राव की ऐसी सूरत में मौत यकीनी थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। मक्खियाँ अपने काम पर लगी हुई थी। मोहसिन राव हनूज बेहोश था। सरदार गुलाना और काला चिराग उसी तरफ बढ़े चले आ रहे थे। फिर वो वक्त भी आया कि उनकी रेत उड़ाती जगह दिखाई देने लगी और देखते ही देखते वो बेकां के मकबरे पर आ पहुँचे। ऊँटनी पर बैठे बैठे सबसे पहले काले चिराग की नज़र गागर पर पड़ी। उसके मुंह पर कपड़ा बंधा हुआ न था। अरे ये क्या हुआ? फिर उसकी नज़र एक इंसानी जिस्म पर पड़ी जो एक जंजीर पर लटका हुआ था और सुर्ख रंग की मक्खियाँ उसके पूरे जिस्म पर छाई हुई थी। सरदार वो देख, काले चिराग ने तेज़ी से अपनी ऊँटनी को बैठाते हुए कहा और जब सरदार गुलाना ने उस तरफ नज़र की तो उसके मुँह से बेख्तियार निकला, अरे ये क्या? और वो भी जल्दी जल्दी अपनी ऊँटनी को बैठाने लगा। दोनों की ऊँटनियों को बैठता देखकर पीछे आने वाले पांचों घुड़सवार भी अपने घोड़ों से उतर पड़े। पांचवें घोड़े पर राकल को जंजीर करने का सामान लदा हुआ था। घुड़सवार अपने घोड़े छोड़कर आगे बढ़े। काले चिराग ने ऊँटनी से उतरकर राकल की गागर रेत पर रखी और तेज़ी से आगे बढ़ा। फिर फौरन रुक गया। उसे एकदम खतरे का एहसास हुआ। इंसानी जिस्म से चिमटी सुनहरे परों गहरे सुर्ख रंग की हज़ारों मक्खियाँ उसको चिमट जाएंगी। फिर पीछे आने वाले घुड़सवार भी उनकी लपेट में आ जाएंगे। हज़ारों मक्खियाँ उसने देख ली थी। वो जानता था कि अगर इन मक्खियों को उड़ाने की कोशिश की तो वो उस पर हमला कर देंगी। आगे बढ़ते हुए सरदार गुलाना का हाथ पकड़कर उसने रोक दिया। ये कौन है? सरदार गुलाना हैरतज़दा था। और ये मक्खियाँ कहाँ से आईं और ये गागर क्यों खुली है? सरदार, मैं तेरा गुलाम, मैं तेरे कुर्बान, मैं नहीं जानता ये कौन है, ये मक्खियाँ कहाँ से आईं। अलबत्ता इतना ज़रूर अंदाज़ा कर सकता हूँ कि इस तजस्सुस के मारे इंसान ने गागर का मुँह खोल कर देखा और इस मुश्किल में पड़ गया है। क्या ऐसा भी हो सकता है? सरदार गुलाना ने फिक्रमंद लहजे में कहा। लगता तो यही है, काले चिराग ने जवाब दिया। जा ज़रा जाकर देख गागर के अंदर कुछ है भी या नहीं। अच्छा तो यहीं ठहर, मैं घूम कर उधर जाता हूँ। काला चिराग गागर की तरफ बढ़ा। उन मक्खियों से बचता ज़रा घूम कर गागर के नज़दीक पहुँचा। उसने डरते डरते गागर में झांक कर देखा। गागर बिल्कुल खाली थी। काला चिराग एहतियात से चलता हुआ सरदार गुलाना के पास आ गया और बोला, सरदार गागर खाली है। ओह ये तो बहुत बुरा हुआ। सरदार गुलाना उसकी बात सुनकर फ़ौरन पीछे हटते हुए बोला। उसके चेहरे पर तशवीश रक्सा थी। मैं तेरा गुलाम, मैं समझा नहीं। ये मक्खियाँ इस इंसान को ख़त्म कर देंगी। जो करना है जल्दी कर। क्या करूँ तू बता। इन मक्खियों का तोड़ मक्खियाँ ही हो सकती हैं। सरदार गुलाना ने पुरख्याल अंदाज में कहा। मक्खियाँ? काले चिराग ने बेयकीनी से कहा। लेकिन दूसरी मक्खियाँ आएंगी कहाँ से? राकल की गागर का मुंह खोल दे। देख ले सरदार, कहीं मामला संगीन सूरत इख्तियार न कर जाए। आखिर उस इंसान की जान कैसे बचेगी? सरदार, ये भी तो हो सकता है कि इंसान अब तक मर चुका। अगर ऐसा होता तो ये मक्खियाँ उसका कब का पीछा छोड़ चुकी होती।
ये बात भी तू ठीक कहता है। मैं अगर ठीक कहता हूँ तो फिर देर ना कर, गागर को उस इंसान के नज़दीक रखकर उसका मुंह खोल दे और मुंह खोलकर फ़ौरन भागाना। सरदार गुलाना ने हिदायत की। ठीक है सरदार, मैं तेरा गुलाम अभी तेरे हुक्म की तामील करता हूँ, वह सादतमंदी से बोला। काले चराग ने रेत पर से राकल की गागर उठाई और मुहतात अंदाज में चलता हुआ जंजीर के नज़दीक पहुंचा। गागर रेत पर रखी और बैठकर उस गागर के मुंह पर से काला कपड़ा खोलने लगा। कपड़ा खोलकर एक झटके से उसने अपनी तरफ खींचा और दौड़ता हुआ पीछे हटाया। मुंह से कपड़ा हटती एक तेज़ बनबनाहट की आवाज़ आई और मक्खियाँ निकलना शुरू हो गईं। एक लम्हे को ये गागर के ऊपर मंडलाईं और फिर उन काली मक्खियों ने सुर्ख बदन और सुनहरे परों वाली मक्खियों पर हमला कर दिया। घमसान का रन पड़ा। सुर्ख मक्खियाँ पट पट करके रेत पर गिरने लगीं। काली मक्खियों ने वो तबाही मचाई कि सब देखते रहे। जब सारी लाल मक्खियाँ मर गईं तो उन काली मक्खियों ने उस इंसानी जिस्म पर हमला करने की ठान ली। पहले वो उस इंसानी बदन के ऊपर तेज़ी से चक्कर काटने लगी, फिर वो बूंद बूंद होकर उस इंसानी जिस्म पर गिरने लगी। वो इस कदर थी कि उस इंसान की सूरत तक नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर में वो सारी मक्खियाँ रकीक होकर उसके बदन पर गिर पड़ी। उस इंसान का जिस्म सुर्ख रकीक से ढक गया।